यानी कि पहले हम लोग पूरा नोट्स से कॉन्सेप्ट बनाएंगे और नोट्स से कॉन्सेप्ट बनाने के बाद एनसीईआरटी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, ठीक है। जिससे क्या होगा, तुम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि ठीक है, नोट्स भी कवर हो गया, कंसेप्ट सीख लिए और एनसीईआरटी भी रीड कर लिए, ठीक है। तो चलो बैकबोन स्ट्रेट कर लो और हम लोग सीख रहे हैं आज क्या, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, फेडरलिज्म। क्या नाम है बच्चों, क्या नाम है बच्चों, फेडरलिज्म नाम है। अब जितने बार सर बोलेंगे उतने ही बार तुम लोग को भी बोलना है। अब बात ये उठता है कि सर आप ये बताइए कि फेडरलिज्म का मतलब क्या है। फेडरलिज्म का मतलब क्या है, बहुत सिंपल मतलब है इसका, जब पावर को जब पावर को जब पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, जब पावर को डिवाइड कर दिया जाता है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट, या फिर कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट, या फिर हम लोग कह सकते हैं सेंट्रल अथॉरिटी या फिर स्टेट अथॉरिटी के बीच में जब हम लोग पावर को डिवाइड कर देते हैं, उसी कंसेप्ट को हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं। एनसीईआरटी में जो क्या लिखा हुआ है, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड स्टेट या फिर प्रोविंस ऑफ द कंट्री। कहने का मतलब क्या है, अगर हम पावर को अगर बच्चों हम लोग पावर को ध्यान दो, अगर बच्चों हम लोग पावर को सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल और स्टेट या फिर सेंट्रल स्टेट या फिर प्रोविंसेस में बांट दे, तो उस कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। तो बताओ फेडरलिज्म समझ में आ गया। फेडरलिज्म में क्या होता है सर, जब पावर को हम लोग डिवाइड कर देते हैं, जब पावर को हम लोग डिवाइड कर देते हैं बिटवीन सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी, इज नोन एज फेडरलिज्म। ठीक है, समझ में आ गया फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखो यहां पे इंस्टेड ऑफ, वहीं पे रख, instead of giving all power to one government, the constitution divides power between central government and state government। ये जो दोनों गवर्नमेंट है बच्चों, ये जो दोनों गवर्नमेंट है, ये आपस में इंडिपेंडेंटली वर्क करता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में स्टेट गवर्नमेंट दखल अंदाजी नहीं कर सकता है और स्टेट गवर्नमेंट के काम में सेंट्रल गवर्नमेंट दखल अंदाजी नहीं कर सकता है, इनके इनके एरिया में। समझ में आ रहा है। अगर हम लोग पावर को डिवाइड कर दे बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, फेडरलिज्म बोलते हैं। इसी कंसेप्ट को हम लोग फेडरलिज्म बोलते हैं। अब बात ये आता है सर आप ये बताइए किसी भी कंट्री के लिए फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट क्यों है। किसी भी कंट्री के लिए फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बड़े कंट्री में क्या होता है बच्चों, जैसे इंडिया का ही अगर बात कर ले, इंडिया का ही प्यारा बच्चा अगर हम लोग बात कर रहे, तो इंडिया में अलग अलग लैंग्वेज है, अलग रिलीजन है, कल्चर है, ट्रेडिशन है और ज्योग्राफिकल कंडीशन है कि नहीं है। हम क्या पढ़ा रहे हैं कि फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक बड़े कंट्री में रिलीजन अलग होता है, लैंग्वेज अलग होता है, कल्चर अलग होता है, ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग होता है और वन गवर्नमेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड एवरी लोकल प्रॉब्लम, देयरफॉर पावर इज शेयर। आ रहा है बात समझ में। अगर एक सिंगल गवर्नमेंट रहता तो वो हर एक लोकल एरिया को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाता, जिस कारण से पावर को डिवाइड किया जाता है। समझ में आ रहा है ना। अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एक बहुत बड़े कंट्री में सब कुछ अलग अलग होता है, मतलब अलग लैंग्वेज होता है, रिलीजन होता है, कल्चर होता है, ज्योग्राफिकल कंडीशन होता है और कोई भी एक गवर्नमेंट इन सभी की प्रॉब्लम को समझ नहीं सकता है, जिस कारण से पावर को डिवाइड किया जाता है। अगर बात करें पर्पस क्या है फेडरलिज्म का, तो फेडरलिज्म का दो पर्पस होता है। कितना पर्पस होता है प्यारा बच्चा, दो पर्पस होता है। एक तो भैया कि नेशनल यूनिटी को बनाए रखे और दूसरा रीजनल डाइवर्सिटी को मेंटेन करे। ठीक है, चलो बताओ फेडरलिज्म क्या होता है। एंड स्टेट गवर्नमेंट, अगर हम बात करें क्या नीड पड़ गया फेडरलिज्म का, ठीक है,
पर्पस क्या है? तो पर्पस ये है कि नेशनल यूनिटी करके रखना, यानी कि द कंट्री शुड रिमेन यूनाइटेड, देयर शुड बी वन नेशन, यानी कि फेडरलिज्म हैज टू मेजर ऑब्जेक्टिव, दो मेजर ऑब्जेक्टिव है। पहला कि कंट्री यूनाइट रहे, पहला कंट्री यूनाइट रहे, और दूसरा सोशल डाइवर्सिटी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चर है, जो लैंग्वेज है, जो ट्रेडिशन है, सबका रिस्पेक्ट हो, सबका रिस्पेक्ट हो। तो समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले हम लोग नीड के बारे में देख लिए, नीड के बारे में देख लिए कि सभी कल्चर को, ट्रेडिशन को, लैंग्वेज को हर कोई नहीं समझ पाता है, जिस कारण से पावर को डिवाइड किया गया है। अगर हम लोग बात करें कि पर्पस क्या है, तो नेशन को यूनाइट करके रखना इसका ऑब्जेक्टिव है, और दूसरा सभी के कल्चर को, लैंग्वेज को, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट मिले। दो पर्पस, नेशनल यूनिटी और रीजनल डाइवर्सिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। फेडरलिज्म में क्या है सर? पावर को अगर हम लोग स्टेट अथॉरिटी और सेंट्रल अथॉरिटी में डिवाइड कर देते हैं, उसको फेडरलिज्म बोलते हैं। इसका पर्पस क्या है? मेन पर्पस क्या है? तो नेशनल को यूनाइट करके रखना और सभी के रिलीजन को, कल्चर को और डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना, जिसको रीजनल डाइवर्सिटी बोलते हैं हम लोग। ठीक है। अगर हम बात करें नीड क्या है उसका, तो एक लार्ज एरिया में, एक लार्ज कंट्री में अलग अलग लैंग्वेज होते हैं, कल्चर होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, सोशल डाइवर्सिटी होता है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी होता है। तो एक इंसान या फिर एक गवर्नमेंट जो है सभी के नीड को फुलफिल नहीं कर सकता है, जिस कारण से हम लोग पावर को डिवाइड करते हैं। गॉट इट? अब आगे देखते हैं हम लोग, अब आगे देखते हैं। तो फेडरलिज्म बैलेंस करता है यूनिटी को और डाइवर्सिटी को। दैट्स व्हाई फेडरलिज्म जो है वो इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। आई थिंक इसमें कुछ ऐसा डाउट वाला कंडीशन नहीं जनरेट हुआ है। अब देखो यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो। स्ट्रक्चर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, अगर इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो टू लेवल पे पीपल जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी पीपल जो है वही सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चुनता है और स्टेट गवर्नमेंट को भी चुनता है। सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है नेशनल इशू को, स्टेट गवर्नमेंट देखता है स्टेट के इशू को। ठीक है ना? लेकिन इंडिया के केस में जो है पावर को 3 टायर्स में डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि पहले है यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, और फिर बाद में लोकल गवर्नमेंट भी है हमारे यहाँ, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े कंट्री हैं। पहले स्टेट गवर्नमेंट तक ही था, फिर बाद में जो है लोकल गवर्नमेंट को भी ऐड किया गया, बहुत बाद में ऐड किया गया इसको। ठीक है बच्चों, इंडिया में जो है फेडरलिज्म के कितने लेवल्स हैं? कौन कौन से लेवल्स हैं? और लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट में पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज आता है। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज आता है। ठीक है ना बच्चों, समझ आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है ना? अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंक्शन क्या होता है सर? तो सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल इश्यू को देखता है, जैसे डिफेंस को देखेगा, फॉरेन अफेयर्स को देखेगा, करेंसी को देखेगा, नेशनल हाईवेज को देखेगा, सिटीजनशिप को देखेगा। लिख दोगे? लिख दोगे ना कि नेशनल इशू कौन कौन से है? तो डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, करेंसी है, रेलवे है, नेशनल हाईवेज है और सिटीजनशिप है। इन सब पे दिस सब्जेक्ट अफेक्ट द होल नेशन। ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है वो पूरे के पूरे नेशन को बच्चों अफेक्ट करते हैं, जिस कारण से इसको कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इन सबको देखने का काम है। उसके बाद आता है फंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये पुलिस अपने यहाँ के पुलिस को देखेगा, एग्रीकल्चर को देखेगा, पब्लिक हेल्थ को देखेगा, लोकल रोड्स को देखेगा, स्टेट का ट्रांसपोर्ट देखेगा, स्टेट का एजुकेशन देखेगा। ठीक है ना? दिस सब्जेक्ट अफेक्ट पीपल ऑन वन स्टेट ओनली। अगर बिहार का पुलिस खराब है तो बिहार के लोग सफर करेंगे, बिहार का एग्रीकल्चर खराब है तो ज्यादातर बिहार का लोग सफर करेगा। अगर हमारे यहाँ दानापुर से पटना का रोड अगर खराब है तो हमारे यहाँ के लोग सफर करेंगे। तो मेनली अगर ये सब काम नहीं होता है तो स्टेट सफर करता है, और डिफेंस अगर खराब काम कर रहा है तो पूरा नेशन। हमारा करेंसी अगर डाउनफॉल पे जा रहा है तो पूरा नेशन। अगर नेशनल हाईवेज खराब है तो सिटीजनशिप का कुछ भी कानून नहीं है। समझ में आ रहा है? आ? तो यहाँ पे करेंसी का मतलब क्या होता है? करेंसी का मतलब क्या होता है? यही नहीं होता है, करेंसी मतलब आरबीआई उसी में आया ना।
ठीक है ना। आरबीआई ढंग से काम नहीं कर रहा, इसका मतलब करेंसी खराब हो गया, करेंसी खराब हुआ मतलब पूरा का पूरा नेशन खराब हो गया, यानी कि पूरा पूरा नेशन खराब हुआ। बताओ फेडरलिज्म का मतलब क्या है? फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर को डिवाइड कर देना बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी। इसका नीड क्यों है? क्योंकि बहुत सारा डिफरेंसेस है, बहुत सारा डिफरेंसेस है। कोई एक आदमी, कोई एक गवर्नमेंट इन सभी के नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता है, जिस कारण से हम लोग पावर को शेयर कर देते हैं। मेन पर्पस है नेशन को यूनाइट करना और रीजनल डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखना, सभी को रिस्पेक्ट करवाना, ठीक है ना। नेशनल जो नेशनल गवर्नमेंट होता है वो नेशनल इश्यूज को देखता है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट इश्यूज को देखता है। नेशनल गवर्नमेंट के अंदर आता है तुम्हारा डिफेंस, फॉरेन अफेयर, करेंसी, फिर आता है नेशनल हाईवे, रेलवे, सिटीजनशिप, स्टेट में ये सब आता है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें क्या, जैसे अभी हम लोग देखे थे स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट, तो दोनों जो है अलग अलग बॉडी है। कहने का मतलब क्या है? द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट इंटरफेयर नेसेसरली इन स्टेट सब्जेक्ट, यानी कि अगर स्टेट का पुलिस है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सिमिलरली स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इन यूनियन सब्जेक्ट, यूनियन का जो भी सब्जेक्ट उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। बोथ गवर्नमेंट डिराइव देयर अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका अथॉरिटी कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। नाइदर गवर्नमेंट इज सबऑर्डिनेट टू द अदर, मतलब कि सबका अपना अपना जुडिक्शन है, मतलब अपना अपना सब रूल करते हैं। स्टेट सब्जेक्ट को स्टेट देखता है और नेशनल सब्जेक्ट को नेशन देखता है। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? बताओ इसका मेन पर्पस क्या है फेडरलिज्म का? बताइए जरा सा ध्यान से, मेन पर्पस क्या है? डाइवर्सिटी को मेंटेन करना। आ जाओ अब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं। जरा बता दो, जरा प्यारा बच्चा जरा बता दो, फेडरलिज्म का मतलब क्या है? पावर को क्या कर देना? स्टेट और बोलो सेंटर में डिवाइड कर देना, स्टेट और सेंटर में डिवाइड कर देना। अब ये सब बेल्जियम का थोड़ा कहानी लिखा हुआ है, इसको खुद से पढ़ लेना। सीधा आते हैं हम मेन टॉपिक पे, यहाँ पे आ जाओ। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर डिवाइड किया गया है बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट, जैसे स्टेट अथॉरिटी या फिर लोकल पंचायत। यूजुअली अ फेडरेशन हैज टू लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, वन इज गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री जिसको हम लोग सेंट्रल अथॉरिटी बोले, एंड दूसरा जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यू सब्जेक्ट जैसे कॉमन नेशन इंटरेस्ट, जैसे हम लोग क्या बोले? स्टेट अथॉरिटी बोले। The other are government at the level of provinces or state that look after much of the day today administrating of their state. Both these level of government enjoy their power independent to of the other, यानी कि कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो समझ में आ गया? हाँ, उधर ही बैठने क्या दिक्कत है? ठीक है ना, समझ में आ गया यहाँ तक पूरा बात? यहाँ पूरा बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? ठीक है, एनसीईआरटी भी रीड कर ली हम लोग। अब आगे देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस लिख दिया गया है कि फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है? तो जरा देखो, यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि पावर शेयर्ड होता है और इसमें पावर सेंट्रलाइज होता है कि जो हम बोल दिए वही होगा। लेवल में देखो, इसको 2 और मोर लेवल में डिवाइड कर दिया जाता है पावर, जैसे स्टेट में और पंचायत में, और इसको जो है मोस्टली जो है एक ही लेवल में रखते हैं जिसको नेशनल लेवल कहते हैं। स्टेट का पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन देता है स्टेट को पावर, और ये जो है सेंटर देता है कि भैया तुम ये काम कर सकते हो। इंडिपेंडेंस अगर हम लोग देखते हैं तो ये ज्यादा इंडिपेंडेंट होता है स्टेट इसमें, और इसमें कम इंडिपेंडेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर को डिवाइड कर देता है, और ये जो है पावर को कॉन्सेंट्रेट करता है नेशन पे। 2-3 बस याद रखना, उसके बाद छोड़ देना। जैसे एग्जांपल है हो गया इंडिया एक फेडरल कंट्री है, यूनिटरी गवर्नमेंट श्रीलंका है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। यहां ध्यान दो, देखो यहां पे क्या दिया हुआ है? फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म 2 और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। हम लोग देख लिए कि 2 भी हो सकता है गवर्नमेंट का लेवल, या फिर 2 से ज्यादा भी हो सकता है। इसको भी हम लोग फेडरल सिस्टम ही कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एवरी फेडरेशन हैज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट।
ठीक है। समटाइम्स लोकल गवर्नमेंट भी होता है और एवरी लेवल परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन। हर एक लेवल जो है अपना अलग अलग फंक्शन को वो करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें क्या, अगर हम लोग बात करें किसका, फीचर्स के बारे में, तो फीचर्स के बारे में बताओ तो दो या दो से ज्यादा लेवल हो सकता है कि नहीं हो सकता है बच्चों? बताओ, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। ठीक है। और हर एक लेवल अपना अपना फंक्शन को परफॉर्म करेगा। समझ आ रहा है सभी को? बताओ फेडरलिज्म क्या होता है? ठीक है। पर्पस क्या है? नीड, आखिरकार फेडरलिज्म का नीड क्यों पड़ा? तो एक गवर्नमेंट इन सभी के नीड को फुलफिल नहीं कर सकता है, जिस कारण से पावर डिवाइड हम लोग को करना पड़ा। क्या पावर फेडरलिज्म अच्छी बात है? अच्छी बात है। सेम सिटीजन बट डिफरेंट जुरिडिक्शन। One citizen is governed by more than one government. Example, a student living in Bihar follow central law as well as state law. ये सिंपल सी बात है, हम लोग भी सेंट्रल के लॉ को भी फॉलो करते हैं और स्टेट के लॉ को भी फॉलो करते हैं। ठीक है। अब यहां पे आ गया कि सर जुरिडिक्शन क्या होता है? जुरिडिक्शन क्या होता है सर? द एरिया ओवर विच अ गवर्नमेंट हैज लीगल अथॉरिटी। लीगल अथॉरिटी। जुरिडिक्शन क्या होता है बच्चों? वैसा एरिया जहां पे गवर्नमेंट को क्या हो, लीगल अथॉरिटी हो। इट में रिफर टू ज्योग्राफिकल एरिया और सब्जेक्ट मैटर। कहने का मतलब क्या है कि किसी खास सब्जेक्ट में भी वो लीगल अथॉरिटी हो सकता है, या फिर किसी खास एरिया में भी वो लीगल अथॉरिटी हो सकता है जहां पे गवर्नमेंट के पास लीगल अथॉरिटी हो। जैसे एजुकेशन, एजुकेशन है ना कि गवर्नमेंट के पास लीगल अथॉरिटी है एजुकेशन को लेकर के, उसी तरीके से। ठीक है। जैसे स्टेट के पास पुलिस है, सेंटर के पास डिफेंस है, यानी कि डिफेंस का जो भी लीगल अथॉरिटी है वो किसके पास है? सेंटर के पास है। और पुलिस का जो भी लीगल अथॉरिटी है वो किसके पास है? सिमिलरली ये ज्योग्राफिकल एरिया पे भी डिपेंड करता है। जैसे जो यूनियन टेरिटरी है उसका लीगल अथॉरिटी किसके पास है? अब बिहार का स्टेट। ठीक है ना। तो जुरिडिक्शन समझ में आ गया ना? क्या होता है जुरिडिक्शन? जब गवर्नमेंट के पास किसी एरिया या फिर किसी सब्जेक्ट पे उसका लीगल अथॉरिटी हो। गॉट इट? अंदर को। ठीक है ना, उसका लीगल अथॉरिटी हो। समझ में आ रहा है ना? जैसे डिफेंस का सारा कानून कौन देखेगा? जुरिडिक्शन का मतलब कानून मान के चलो, अभी सिंपल लैंग्वेज में कौन देखेगा? अच्छा, पुलिस के बारे में कौन देखेगा? स्टेट देखेगा। अगर बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करें जो, तो जुरिडिक्शन समझ में आ गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखो, अब बात ये है सर कि आप बोल रहे हैं कि सेंटर गवर्नमेंट जो है, सेंटर गवर्नमेंट अपना काम करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करेगा। ठीक है ना। लेकिन काम को स्पेसिफिकली जो है प्रॉपर जो है लिस्ट बनाकर दे दिया गया है कि ये काम है तुम लोग सेंटर गवर्नमेंट, ये काम है तुम लोग स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना। तो उसी लिस्ट को कहा जाता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकर्रेंट लिस्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्पेसिफाई क्या उन लोग का काम, उन लोग का काम जो है क्लियरली एकदम स्पेसिफाई किया गया है कि भैया यूनियन लिस्ट में यूनियन करेगा, कंकर्रेंट लिस्ट में स्टेट, सॉरी यूनियन लिस्ट में जो भी काम लिखा हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, स्टेट लिस्ट में जो भी काम दिया गया है वो स्टेट गवर्नमेंट करेगा, कंकर्रेंट लिस्ट में जो भी काम दिया गया है दोनों मिलके करेगा। ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, अब यहां पे ध्यान दो, थोड़ा सा यहां पे ध्यान दो। देयर फोर्स नीदर गवर्नमेंट कैन क्लेम अनलिमिटेड पावर। अब इससे क्या होता है कि कोई भी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में से कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता है कि हम ज्यादा पावरफुल हैं। ठीक है ना। देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द अथॉरिटी ऑफ इच लेवल। कॉन्स्टिट्यूशन इसका गारंटी लेता है, हर एक लेवल का गारंटी कौन लेता है? इवन पूरा गवर्नमेंट का गारंटी कौन लेता है? पूरा इंडिया का गारंटी कौन लेता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताओ टोटल कितने लिस्ट हैं? कौन कौन से? कंकर्रेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे कौन बनाया है कानून? सेंट्रल बनाएगा। स्टेट लिस्ट पे स्टेट बनाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड यूनिलेटरली।
कहने का मतलब क्या है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट चेंज फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि चाहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट कि हम स्टेट गवर्नमेंट का कोई काम लेकर के और अपने लिस्ट में डाल ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या करना, मतलब सेम टू सेम कि स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं कर सकता है, यानी कि बोथ लेवल मस्ट पार्टिसिपेट दिस प्रोटेक्ट फेडरलिज्म, यानी कि दोनों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब सीधा ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अकेले फेडरल स्ट्रक्चर पे काम नहीं कर सकता है, उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट अकेले फेडरल स्ट्रक्चर पे काम नहीं कर सकता है, करेगा तो दोनों मिल के करेगा फेडरल स्ट्रक्चर पे काम, जो कि क्या होता है, जिसके कारण से फेडरलिज्म जो है प्रोटेक्ट रहता है। फेडरलिज्म क्या रहता है, प्रोटेक्ट रहता है। अब यहां पे देखो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, सुनो सबसे पहले अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं। सबसे पहला फीचर्स क्या था बच्चों, कि डिवाइडेड रहेगा सेंट्रल स्टेट में। दूसरा क्या था कि सेम सिटीजन पे स्टेट भी करेगा और सेम सिटीजन पे जो है डिफरेंट डिफरेंट जुडिक्शन हो सकता है। तीसरा हम लोग क्या पढ़े, तीसरा बच्चों हम लोग ये पढ़े कि भैया पावर को प्रॉपरली यूनियन लिस्ट, कंकर्न लिस्ट और स्टेट लिस्ट में डिवाइड कर दिया गया है, और कोई भी बॉडी खुद से फेडरल स्ट्रक्चर को नहीं कर सकता है। फिर फेडरलिज्म में पांचवा क्या दिया हुआ है, कि जुडिशियरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहेगा। इंडिपेंडेंट रहेगा इन द सेंस कि कभी भी अगर सेंटर और स्टेट में लड़ाई हो या फिर स्टेट और स्टेट में लड़ाई हो, तो इसके डिस्प्यूट को कौन संभालेगा, जुडिशियरी संभालेगा। कौन संभालेगा प्यारा बच्चा, जुडिशियरी संभालेगा। देखो अगर डिस्प्यूट समटाइम होता है कभी कभी, तो सेंटर और स्टेट में होगा और स्टेट वर्सेस स्टेट में होगा ना, तो इस पूरे डिस्प्यूट को कौन संभालेगा, इस पूरे डिस्प्यूट को जो है जुडिशियरी संभालेगा। हु डिसाइड, द जुडिशियरी, द सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सीधा ये क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन के रूप में कौन काम करता है, सुप्रीम कोर्ट काम करता है। इट इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इट सेटल डिस्प्यूट फेयरली, हेंस जुडिशियरी एक्ट एज अंपायर। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में अगर मार हो जाता है, सेंटर और स्टेट के बीच में अगर लड़ाई हो जाता है, या फिर स्टेट और स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाता है, तो कौन संभालेगा, जुडिशियरी संभालेगा। ठीक है, किसको, किस, गवर्नर। अब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना पड़ेगा। गवर्नमेंट का अलग इलेक्शन प्रोसेस है, प्रेसिडेंट का अलग है, लेकिन जैसा जैसा प्रेसिडेंट होता है, इलेक्ट होता है, वैसे वैसे काइंड ऑफ गवर्नर भी इलेक्ट होता है, लेकिन वो स्टेट लेवल पे होता है, ये नेशनल लेवल पे होता है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे इंडिया का फर्स्ट सिटीजन कौन है, प्रेसिडेंट है ना। हेड कौन है, प्रेसिडेंट है। रिपब्लिक कहा जाता है, रिपब्लिक क्यों कहा जाता है, कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट कैसे हैं, इलेक्टेड है ना, इलेक्टेड जी प्रेसिडेंट। तो क्या दिक्कत है, हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इवन ये भी है कि एक कोर्ट जो है 2 से 3 स्टेट, जैसे एक हाई कोर्ट जो है 2 स्टेट का भी केस सुन सकता है, तो ये प्रोविजन लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये प्रॉपर प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, क्या दिक्कत है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां तक पूरा बात समझ में आ गया। पहला फीचर्स बताओ कि पावर को क्या कर दिया गया है, शेयर कर दिया गया है। बताओ दूसरा फीचर्स बताओ, दूसरा फीचर्स बताओ कि एक सिटीजन पे अलग अलग जुडिशियल लग सकता है। थर्ड बता दो, प्रॉपर लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। फोर्थ बताओ कि अगर कोई भी मैटर है फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर के कि तो कोई अकेले काम नहीं कर सकता है, अगर दोनों में मार हो जाएगा तो कौन संभालेगा, जुडिशियरी। फिर आता है सेपरेशन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। एवरी गवर्नमेंट रिक्वायर्स मनी, देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन अलॉट्स डिफरेंट टैक्सेस टू डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट। जैसे यूनियन गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी से इसको मिलता है। इनकम टैक्स कौन रखता है, यूनियन गवर्नमेंट रखता है। अगर हम लोग बात करें स्टेट गवर्नमेंट को पैसा कहाँ कहाँ से मिलता है, तो स्टेट टैक्स, स्टेट का जो टैक्सेस होता है वहां से मिलता है। ड्यूटीज असाइंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो जो ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन उसको असाइन करके रखा है वहां से वो पैसा कमा सकता है, ले सकता है। जैसे इनकम टैक्स किसके पास जाता है, स्टेट के पास जाएगा कि सेंटर के पास जाएगा, सेंटर के पास जाएगा।
ठीक है ना। तो यहां तक पूरा पूरा यहां तक तुम लोग को समझ में आ गया है, यहां तक पूरा पूरा तुम लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, तो अगर बात करें ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ गया सर, नेशनल यूनिटी को मेंटेन करता है, रीजनल डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, पावर का एक कंसंट्रेशन नहीं होने देता है, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी को इंप्रूव करता है। 2-3 बस इसमें याद रखना तुम लोग। अब आगे आ जाओ, कंडीशन फॉर सक्सेसफुल फेडरलिज्म। अगर मेरे को इंडिया में पूरा पूरा सक्सेसफुली फेडरलिज्म को अप्लाई करना है तो मेरे को क्या क्या कंडीशन चाहिए? तो गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज का क्या करता हो, रिस्पेक्ट करता हो। अब कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि इनकम टैक्स सिर्फ लेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है कि कैसे नहीं देगा इनकम टैक्स, बंदूक तान लिया, तो सब चीज होता है, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट कर रहा हो, म्यूचुअल ट्रस्ट हो, कॉपरेशन रिप्लेसेस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, कॉपरेशन हो यानी कि आपस में सहयोग हो दोनों का, कि भैया ठीक है तुम ये काम कर लो, हम ये काम कर लेते हैं। अगर सहयोग नहीं होगा तो फिर मार होना निश्चित है। एग्रीमेंट आर ऑनर्ड, दिस स्पिरिट इज नोन एज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसी स्पिरिट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। अगर हम लोग बात करें टू रूट्स थ्रू विच फेडरेशन आर फॉर्म, दो तरीके से फेडरेशन फॉर्म हो सकता है। तो सबसे पहले बताओ अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े? अभी तक सबसे पहले पढ़े फेडरलिज्म होता क्या है। तो अगर पावर को दो अथॉरिटी में डिवाइड कर दिया जाए, सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी में डिवाइड कर दिया जाए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म बोलते हैं। फेडरलिज्म जो है उसका नीड क्यों पड़ा? क्योंकि ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि ये क्या करता है, ये फेडरलिज्म क्या करता है? नेशनल यूनिटी को प्रोटेक्ट करता है और रीजनल डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखता है। फिर हम लोग पढ़े सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। सबसे पहला फीचर्स क्या पढ़े हम लोग? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। फिर हम लोग पढ़े क्या? एक सिटीजन पे अलग अलग जुडिक्शन हो सकते हैं। थर्ड हम लोग क्या पढ़े थे? पूरा लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। चौथा क्या पढ़े? कि अकेले चेंज नहीं कर सकता है। पांचवा क्या पढ़े? मार होगा तो कौन वो करेगा। तो 5 याद रहेगा ना, हमेशा के लिए याद रहना चाहिए, ठीक है ना। फिर अगर बात करें कि दो तरीके से हम लोग फेडरेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, दो तरीके से। एक है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक है कमिंग टुगेदर और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है बच्चों? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अगर बात करें कमिंग टुगेदर फेडरेशन के बारे में, तो इंडिपेंडेंट कंट्रीज वॉलेंटरी यूनाइट, कहने का मतलब क्या है कि एक ये, जैसे मान लो एक ये कंट्री है, एक ये कंट्री है, एक ये कंट्री और एक ये कंट्री है, ये सब अपना 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 थोड़ा थोड़ा पावर सेंटर को दे देता है, और इस तरीके से फेडरलिज्म जो है स्टार्ट हो जाता है, जिसको कहते हैं कमिंग टुगेदर, यानी छोटे छोटे कंट्री आपस में मिल करके एक फेडरेशन बना रहे हो, ठीक है ना, और सेंटर को कुछ पावर दे रहे हो। रीजन क्या है? हाँ, जैसे ठीक है, जैसे बेटर सिक्योरिटी हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। जैसे यूएसए क्या है? यूएसए एक फेडरेशन है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट यानी स्टेट क्या हुआ है? यूनाइट हुआ है, जिससे क्या हो सकता है कि बेटर सिक्योरिटी मिल सकता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़िया हो सकता है, इंटरनेशनल स्ट्रेंथ बन सकता है। एग्जांपल देख लो, यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। याद रहेगा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन यानी छोटे छोटे स्टेट आपस में मिल करके और सेंटर को पावरफुल बना देते हैं, सेंटर को पावरफुल बना देते हैं। जैसे यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया। याद रहेगा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका भैया? स्टेट आर यूजुअली इक्वल, सारा स्टेट इक्वल होता है। स्टेट आर पावरफुल, ऑफ कोर्स स्टेट ही पावरफुल होता है। सेंटर हैज लिमिटेड पावर, हम बोले ना कि छोटे छोटे स्टेट मिलकर के कुछ पावर जो है सेंटर को दे देता है, कुछ पावर, यानी कि यहाँ पे सेंटर कमजोर है, स्टेट पावरफुल है, और यहां से चाहेगा तो कोई भी स्टेट आराम से अलग हो सकता है। इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। समझ आ रहा है कुछ? कैसे ही बस कहां सुन रहे हो?
कमिंग टुगेदर का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे कंट्री आपस में मिले और कुछ कुछ पावर डिवाइड करके सेंटर को दे दिए, जिससे क्या हुआ, सेंटर के पास तो लिमिटेड पावर है लेकिन बाकी स्टेट के पास जो है ज्यादा पावर है। बाकी स्टेट चाहेगा तो आराम से इससे अलग हो सकता है बिना कोई इफ बट किए हुए। डन। जैसे यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और स्विट्जरलैंड हो गया। दूसरा आता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, यानी कि एक बड़ा कंट्री होगा, एक बड़ा कंट्री होगा जिसका बेटर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं ठीक है, एक बड़ा कंट्री होगा जैसे इंडिया। जैसे इंडिया में कौन सा फेडरेशन है, इंडिया में बताओ कौन सा फेडरेशन है, बताओ इंडिया में कौन सा फॉर्मेशन है फेडरेशन, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। कहने का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा कंट्री एक बड़ा होगा और जिसमें स्टेट का पावर, सॉरी सेंटर का पावर सबसे ज्यादा होगा। स्टेट जो है वो चाह के भी अलग नहीं हो सकता है। सेंटर इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग, स्टेट में नॉट हैव इक्वल पावर, स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं भी हो सकता है। सम स्टेट्स रिसीव स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कुछ कुछ स्टेट को इसमें स्पेशल प्रोविजन मिल सकता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जैसे असम को मिला है, जैसे नागालैंड को मिला है आर्टिकल 371 के अंदर, ठीक है ना। तो ये हो गया होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या है कि पावर सबसे ज्यादा किसके पास रहता है, सेंटर के पास। क्या स्टेट के पास इक्वल पावर रहेगा, नहीं, स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं भी हो सकता है। कुछ स्टेट के पास कुछ स्पेशल प्रोविजन भी हो सकता है, कुछ स्पेशल प्रोविजन हो सकता है, दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड, ठीक है। लेकिन फेडरेशन में ऐसा है क्या, होल्डिंग कमिंग टुगेदर में है क्या, नहीं। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन समझ में आ गया, पूरा पूरा समझ में आया जी। हाँ, कहा है कि तू गुम है ना, इसमें क्या हम रॉकेट साइंस बताएं क्या कि समझ नहीं आया है। अरे एनसीईआरटी को गोली मारना, अभी एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, अभी जो सिखा रहे वो सीखना। ये समझ आया कि नहीं आया, हाँ तो बस ये समझे सुधांशु। देखो इसमें क्या होता है कि जो स्टेट है ना, स्टेट, सारा स्टेट यूजुअली इक्वल होता है, सबके पास इक्वल इक्वल पावर है। क्यों, क्योंकि अपना कुछ कुछ पावर जो है मेन सेंटर को दे रखा है। स्टेट आर पावरफुल, इसमें स्टेट पावरफुल होता है, सेंटर पावरफुल नहीं होता है, सेंटर के पास लिमिटेड पावर होता है। अगर उल्टा कर दे हम लोग होल्डिंग टुगेदर में, तो होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है बच्चे, होल्डिंग में क्या होता है कि सेंटर के पास ज्यादा पावर होता है और सारे स्टेट के पास एक जैसा पावर हो ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ये भी जरूरी नहीं है। कुछ स्टेट के पास कुछ स्पेशल प्रोविजन हो सकते हैं। अब आ जाओ एनसीईआरटी रीड करते हैं, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ आ जाओ रीड करते हैं। देखो इन दिस सेंस फेडरेशन आर फेडरेशन फेडरेशन आर क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रास्टेड विथ यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरेशन में हम डिफरेंस बता दिए ना, यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरेशन में डिफरेंस बता दिए। अंडर द यूनिटरी सिस्टम इधर देयर इज ओनली वन लेवल, बता दिए एक लेवल हुआ गवर्नमेंट का, और सब ऑर्डिनेट यूनिट आर सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास on order to the provincial or the local government, but in federal system में क्या होगा कि the center government cannot order the state government कि तुम भैया ये काम करो। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना पावर होता है फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट को तुम आंसर करो इसका कोई भी जरूरी नहीं है। बोथ दीज गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द हम लोगों को, क्योंकि हम लोग चुन के आए हैं। अगर बिहार में फसल नहीं उग रहा है तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना कि सेंटर, हम लोग क्वेश्चन करेंगे सेंटर को भी और स्टेट को भी। आ जाओ अब देखिए, लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स। क्या क्या है की फीचर्स, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। देखो देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, बता दिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये भी होगा। बैकबोन स्टेट करो जल्दी से। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम टू सेम सिटीजन एंड each tiers has its own jurisdiction in specific matter legislation, taxation and administration। अलग अलग, जैसे डिफेंस के बारे में कौन करेगा, सेंटर करेगा,
और पुलिस के बारे में कौन करेगा? तो दूसरा फीचर समझ में आ गया। तीसरा देखो, द जुरिडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेसिफाई किया गया है भैया, सो द एग्जिस्टेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। और सभी का गारंटी कौन लेता है बच्चों? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेता है। सभी का गारंटी कौन लेता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेता है। 4 नंबर देखो, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलिटरली चेंज। यूनिलिटरली चेंज का मतलब कि भैया अगर सेंटर गवर्नमेंट चाहता है कि हम फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज कर दें तो ये नहीं हो सकता है बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। सच चेंजेस आर रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल, यानी दोनों का सहमति होगा तब जाकर के फेडरल स्ट्रक्चर में ये चेंज कर सकता है। अब देखो ध्यान से, court have the power to interpret the constitution and the power of different level of the government. The highest court act as अंपायर जो होता है, अंपायर क्रिकेट में जो भी हो, हाँ, डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन डिफरेंट लेवल अगर होगा तो कौन करेगा? कोर्ट करेगा। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू अलग अलग गवर्नमेंट को अश्योर किया गया है, जिससे क्या होता है? फाइनेंशियल ऑटोनॉमी डेवलप होता है कि भैया स्टेट पूरा गरीब नहीं रहा, सेंटर पूरा अमीर नहीं रहता है। सब कुछ समझ आ रहा है ना? पूरा फीचर्स ठीक है। अब देखो, फेडरल सिस्टम दस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव, सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। ये बता दिया गया है कि कंट्री की यूनिटी को क्या करे? सेफगार्ड करे और प्रमोट करे। वाइल एट द सम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। ठीक है, सिंपल सी बात है, यूनिटी और रीजनल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का काम ही है फेडरलिज्म का। Therefore, two aspects are crucially of the institution of the practice freedom। ठीक है, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री द सेम रूल, जिसको पावर शेयरिंग बोलते हैं। पावर शेयरिंग पड़े हो? हाँ ठीक है। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच अदर, यानी कि आपस में एग्रीमेंट हो, ट्रस्ट हो, कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करते हो, म्यूचुअल ट्रस्ट हो और एक साथ रहते हो। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है पूरा बात? हाँ रहा है तुमको? अब देखो, the exact balance of power between the central and the state government varies from one federation to the another। फेडरेशन जैसे बता दिए, मतलब एक फेडरेशन और दूसरा फेडरेशन के बीच में अलग अलग होता है। फेडरेशन यहाँ पे बताएगा आगे कि दो तरीके का होता है, देखना। दिस बैलेंस डिपेंड मेनली ऑन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। टू काइंड का होता है भैया रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। देख लो, अब ये सब बकवास लिखा हुआ है। द फर्स्ट रूट है इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर, अलग अलग स्टेट साथ में आता है। देखो ध्यान से, अभी तू बताएगा कि क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, अभी तू बताएगा, बताएगा ना भाई? देखो, पहला रूट क्या है कि अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट आपस में आता है, एक बड़ा बना देता है, बिगर यूनिट बनाता है, सो दैट by pulling sovereignty, ठीक है, and retain identity, they can increase their security। this type of federation is known as coming together federation। जैसे एग्जांपल देख लो, coming together federation इन एग्जांपल देख लो, यूएसए हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। अभी तू बताएगा मेरे को, ठीक है। In this first category of federation, all the constituted state usually have equal power। सबका बराबर पावर होता है, आर स्ट्रांग होता है अपने अपने भैया, फेडरल गवर्नमेंट से ज्यादा स्ट्रांग होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा स्ट्रांग स्टेट होता है। ठीक है, तू बताएगा अभी मेरे को। हाँ, अब देखो सेकेंड रूट क्या है? सेकेंड रूट क्या है? इसमें एक बड़ा कंट्री बनता है, डिवाइड करता है पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट में, यानी कि सेंटर और स्टेट में डिवाइड कर देता है, एंड द नेशनल गवर्नमेंट एंड द, ठीक है। इंडिया, स्पेन हो गया, बेल्जियम हो गया, ये तीन जो है कंट्री, ये आता है किसमें? ये आता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में, आर द एग्जांपल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इन दिस सेकंड कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू मोर पावरफुल, और उसके पास मतलब स्टेट से ज्यादा पावरफुल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, यानी कि स्टेट के पास इक्वल पावर हो ये भी जरूरी नहीं है, अनइक्वल पावर भी हो सकता है। सम यूनिट्स आर गारंटेड स्पेशल पावर, यानी कि कभी कभी स्टेट के पास कुछ स्पेशल प्रोविजन अंडर आर्टिकल 37 जैसे स्पेशल प्रोविजन भी लग सकता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। यहाँ पे लिखा हुआ है जुरिडिक्शन का मतलब द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी।